हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संपूर्ण भारत के भूगोल से होने वाली है, जिसको हम लोग एक नज़र में देखने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक नज़र में ही देखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चंस है। अगर ध्यान में रहता है ना, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने पे वो ऑटोमेटिक क्लिक करता है। और इसी तरीके से हमारी संपूर्ण भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था और विज्ञान के भी वीडियोज़ आ रखे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन्हें भी नहीं देखा है तो कृपया करके चैनल विजिट करिए, और वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग। वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और लास्ट टाइम है एग्ज़ाम्स का, तो आप लोगों के लिए रिवीजन का हो जाएगा ये वन शॉट वीडियो। तो उस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं। वन शॉट नहीं होगा, क्योंकि ये ना आपको लंबी पीडीएफ है, और अगर एक ही वीडियो में कवर करवाना है तो फिर बहुत सारे फैक्ट्स हो जाते हैं और लोगों को प्रॉब्लम भी होती है याद करने में। इवन मेरे साथ भी यही होता, अगर मैं इस पीडीएफ को याद करने बैठती और एक वीडियो में अगर देखती तो नहीं होता पॉसिबल, क्योंकि इतने फैक्ट्स हैं कि आपको ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और जितने फैक्ट्स हैं इसमें, उन सबको भी नहीं पढ़ना है। बहुत से लोग पीडीएफ लेके बस पढ़ लेते हैं, तो वो भी नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा फैक्ट्स हैं ना, सबको याद रखना पॉसिबल ही नहीं है। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उसको ही बार बार रिपीट करने से एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। और अगर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए, क्योंकि पीडीएफ भी तो चाहिए होगा ना, वरना आप लोग बोलिएगा कि पीडीएफ कहाँ है, पीडीएफ कहाँ है। तो टेलीग्राम चैनल आपको पिन होगा कमेंट में, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आज की वीडियो। ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट आपको ऑलरेडी अपलोडेड है, और ये आपको सेकंड पार्ट है, क्योंकि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग पेज नंबर 6 पे हैं। 5 जो है ना, इसका अभी तक अपलोडेड हो रखा है। बनास नदी समुद्र में नहीं मिलती है। पहला क्वेश्चन क्या है? बनास नदी समुद्र में नहीं मिलती है। कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नेपाल है। और ये कहाँ आके, कौन सी नदी में मिलती है? तो गंगा नदी में मिलती है आके। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जो यरलुंग जंगबो नदी है उसको भारत में क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो यही पूछ सकता है आपको कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है, और अगर ऑप्शन में मूसी दिखे तो क्या हो जाएगा? मूसी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। भारत की दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की जो दामोदर नदी है उसको क्या बोला जाता है? जैविक मरुस्थल बोला जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये है आपको गंगोत्री ग्लेशियर, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। बहुत से लोगों को पता होगा उद्गम स्थल क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है, लेकिन ये जो फैक्ट्स है ना आपको कि बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलकनंदा के साथ वह मंदाकिनी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। ये बोला जाता है ना कि अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर क्या है? तो रुद्रप्रयाग है, अलकनंदा और मंदाकिनी। गोदावरी नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है, सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है गोदावरी नदी का। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यह आपको कैलाश पर्वतमाला, क्या है? कैलाश पर्वतमाला। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी कहाँ से निकलती है? एमपी से निकलती है, और कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या बोलते हैं? तो मेघना बोलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किसको बोला जाता है? तो गोदावरी नदी को बोला जाता है। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। गंडक को क्या बोला जाता है नेपाल में? तो नारायणी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नारायणी बोला जाता है। ब्रह्मानी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। यहाँ देखिए, ब्रह्मानी भी एक नदी है जो कि पूर्व में बहती है। महानदी क्या है? अपना डेल्टा उड़ीसा में बनाती है, तो महानदी से याद रखिएगा, उड़ीसा में बहने वाली नदी। दूधगंगा नदी जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित है। दूधगंगा जम्मू और कश्मीर में है। अंतरस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन सी नदी है? तो ये है आपको घग्गर नदी। ये भी आपको गंगा की सहायक नदी है। घग्गर नदी अंतरस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। बिहार में बहने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये है आपको अमरकंटक। सोन का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। नर्मदा नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी बहती है। कौन सी है? काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के मध्य तो काली नदी सीमा बनाती है।
ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ये भी आपको एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ये है आपको दिबांग, कमेंग और लोहित। लोहित और दिबांग के बारे में बार बार पूछा है, तो हो सकता है इस बार आपको कमेंग से रिलेटेड पूछ ले, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, दिबांग, कमेंग और लोहित नदी। कालिंदी यमुना नदी का दूसरा नाम है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कालिंदी किसका दूसरा नाम है, यमुना नदी का। केन नदी क्या है, तो यमुना की सहायक नदी है। केन बेतवा ऐसे बोला जाता है ना, तो वही आपको केन नदी क्या है, यमुना की सहायक नदी है। और कालिंदी यमुना का नदी का दूसरा नाम है। भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है वो कौन सी नदी है, तो ये है आपको तिस्ता नदी। तिस्ता रिवर से किस किस देश के बीच में विवाद है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। चंबल नदी, तो ये घाटी है, चंबल की घाटी बोला जाता है, तो ये आपको खड़ भूमि जिसको रेविनेस के लिए विख्यात है। रेविनेस देखिए यहाँ पे, ये ज्यादा इजी लग रहा है इसको पढ़ने में, या खड़ भूमि। लूनी नदी के ऊपर मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। तो बस इतना याद रखिए कि ऊपर में मीठा और नीचे में खारा, ये कौन सा नदी है, तो ये है आपको लूनी नदी। तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो तिब्बत से कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र, जो कि अरुणाचल होके इंडिया में प्रवेश करती है। व्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है, सतलज नदी से मिलती है। आगे देखते हैं, सतलज नदी सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कि सतलज नदी कौन से दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो सिपकिला दर्रे। कौन से दर्रे, सिपकिला दर्रे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सिपकिला दर्रे कौन से राज्य में स्थित है, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से बताया है कि कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ पे अवस्थित है। आगे है, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सुरमा है। कौन सी है, सुरमा है, जो बांग्लादेश में बहती है। बेतवा नदी विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। भारत की नदियों में माही जो नदी है ना आपको, वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत बड़ी एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है कि भारत की नदियों में वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है या काटती है, तो ये है आपको माही नदी। कौन सी है, माही नदी। महानदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। और महानदी कहाँ बहती है, तो ये आपको उड़ीसा में बहती है। नर्मदा नदी के लिए विशेष लक्षण संरचनात्मक मूल उपयुक्त है। सिंधु नदी की सतलज सबसे सहायक नदी भाखड़ा नागल परियोजना की नहर प्रणाली की पानी को आपूर्ति करती है। अच्छा, सिंधु नदी की जो सहायक नदी है सतलज रिवर, वो आपको भाखड़ा नागल परियोजना नहर प्रणाली को पानी आपूर्तित करती है। यमुना भारतीय हिमालय से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोन नदी गंगा के दाहिने तट की एक सहायक नदी है। सोन नदी जो है आपको गंगा के दाहिने तट की एक सहायक नदी है। बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है। भारत की गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गोदावरी का आपको कहाँ पे जाके गिरती है गोदावरी, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे, जैसे गंगा गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपको जास्कर रिवर क्या है, सिंधु की सहायक नदी है। मूसी नदी, तो ये आपको कावेरी की सहायक नदी है। अभी अभी हमने देखा है इसको, कावेरी की सहायक नदी है आपको मूसी रिवर। भारत में अलकनंदा नदी को भागीरथी नदी में देवप्रयाग में मिलता है। अलकनंदा से भागीरथी, देवप्रयाग, और वहां पे हमने क्या पढ़ा था, रुद्रप्रयाग के बारे में। अलकनंदा और क्या था, यहाँ पे इसको देख लेंगे एक बारी। अलकनंदा और मंदाकिनी क्या है, अलकनंदा और मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, तो देवप्रयाग। आगे देखते हैं हम लोग, नदियों के किनारे अवस्थित नगर। तो ये यहाँ पे जो है ना आपको सारे नहीं देखने हैं, बट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस उन्हीं को देखेंगे, क्योंकि नदियों के किनारे अवस्थित नगर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं अभी तक। कानपुर, पटना और वाराणसी ये आपको गंगा नदी के तट पे है। तो गंगा नदी से हमारे बिहार में भी होके बहती है, तो गंगा नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि गंगा नदी हमारे बिहार को भी 2 भागों में काटती है। कानपुर, पटना और वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर ये आपको गोमती नदी के तट पे है। गंगा नदी पटना प्रांतीय राजधानी स्थित है। गंगा नदी पर क्या है आपको, पटना की जो बिहार की जो राजधानी है ना, वो पटना गंगा नदी पर ही स्थित है। गंगा, यमुना और दृश्य सरस्वती के संगम स्थल पर कौन सा नगर है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको। ये जो है गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, जो सरस्वती रिवर है उसका कुछ अता पता नहीं है, बस वो बहती है, तो वही आपको हो गया। इलाहाबाद गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर है। पणजी गोवा मांडवी नदी पर स्थित है।
मांडवी पर अवस्थित है। जो गोवा है आपको वो कौन सी रिवर पे है, मांडवी रिवर पे, ये याद रखिएगा। आगरा आपको यमुना रिवर पे है। नासिक राजमुंदरी नांदेड़ शहर गोदावरी पे है। ये सब नहीं है इंपॉर्टेंट इतना। जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है श्रीनगर झेलम नदी पे है आपको। श्रीनगर कौन से पे है, कौन से नदी पे, तो झेलम नदी पे है। सूरत आपको तापी पे है। उज्जैन आपको क्षिप्रा नदी पे है। जमशेदपुर आपको स्वर्णरेखा नदी पे है। नासिक त्र्यंबकम और ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जौनपुर आपको गोमती नदी पे है। भारतीय शहर भोपाल एक तट पर स्थित नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको कि जो भोपाल है वो किसी भी तट पर स्थित नहीं है। जबलपुर नर्मदा नदी। कानपुर, पटना, बरौनी ये आपको गंगा नदी पे है। स्टील सिटी राउरकेला ये आपको कहाँ है, तो ब्राह्मणी नदी पे, ये इंपॉर्टेंट है। स्टील सिटी राउरकेला ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं अयोध्या, तो ये भी आपको न्यूज़ में है काफ़ी, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको। अयोध्या सरयू नदी के तट पे है। अयोध्या सरयू नदी के तट पे है। कावेरी नदी के तट पे क्या है, तिरुचिरापल्ली है। साबरमती नदी अहमदाबाद। विजयवाड़ा कृष्णा नदी। बैतूल ताप्ती नदी। जगदलपुर इंद्रावती। जबलपुर नर्मदा। उज्जैन क्षिप्रा नदी, उज्जैन याद रखिएगा, उज्जैन क्षिप्रा नदी। गोरखपुर राप्ती। सांस्कृतिक पर्यटन स्थल ओरछा बेतवा नदी पे है। भारत की सबसे ऊंची नदी बांध कौन सी है, तो ये है आपको टिहरी बांध। ये क्या है आपको, टिहरी बांध है। और सबसे लंबी क्या है, तो ये है आपको हीराकुंड। अगर सबसे ऊंची बोले तो टिहरी और सबसे लंबी बोले तो हीराकुंड। टिहरी बांध भागीरथी और इसको रिमूव कर लेंगे यहाँ से। टिहरी बांध भागीरथी व भिलांगाना दो नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध इंपॉर्टेंट है आपको। सतलज बांध कहाँ पे है, तो चेनाब नदी पे है। हीराकुंड उड़ीसा में है। और कौन सी नदी पे है हीराकुंड बांध, तो ये आपको सबसे लंबी बांध है और कहाँ पे है, उड़ीसा में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा पे है। मेंतूर बांध तमिलनाडु। कोयना बांध ये भी पूछा गया है, महाराष्ट्र में है आपको। अलमट्टी कृष्णा नदी पे है। हीराकुंड आपको महानदी पे है। आगे देखते हैं गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर ये आपको कहाँ पे है, तो चंबल नदी पे है। मैथान बाल पहाड़ी तिलैया बांध बड़ाकर नदी पे है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में जायकवाड़ी बांध पे अवस्थित है। मैथन बांध झारखंड में है। मैथन बांध झारखंड हमारा पड़ोसी राज्य है, तो उसको भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कृष्ण राज सागर बांध जलाशय कावेरी नदी पे है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पे है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटका में बनाया जा रहा है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है आपको। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है। गांधी सागर चंबल नदी पे है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है और कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा गांधी डैम भारत के एमपी में है। बगलिहार बांध चिनाब पे है। हीराकुंड डैम महानदी पे है। पोंग डैम व्यास पे है। टिहरी डैम भागीरथी नदी पे है। थीन डैम रावी नदी पे है। आगे देखते हैं हम लोग कावेरी नदी मेट्टूर बांध अवस्थित है। कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध है और कावेरी पे मेट्टूर बांध है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर है। चंबल पर गांधी सागर है। फरक्का बांध गंगा नदी पे बना हुआ है। टिहरी बांध भागीरथी पे बना हुआ है। थीन बांध रावी पे है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पे है। अब हम लोग देखने वाले हैं भारत की झीलें। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम से पूछे गए हैं यहाँ से सवाल, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा भारत की झीलें को। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये है आपको वुलर झील। कौन सी है, वुलर झील है। उत्तर पूर्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मिजोरम में है। आपको यहाँ पे उत्तर पूर्व बोल रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में बोल रहा है। और अगर पूरे इंडिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ये आपको वुलर झील है। उमियम झील कहाँ है, तो ये आपको मेघालय में है। प्रसिद्ध लैगून झील जिसको चिल्का झील भी बोला जाता है, ये आपको कहाँ है, तो उड़ीसा में है। चिल्का कहाँ है, उड़ीसा में है। लैगून लेक है चिल्का। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वुलर झील। और ये कहाँ पे है, तो ये आपको जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। लोनार लेक कहाँ पे है आपको, या लोनार झील, तो ये आपको महाराष्ट्र में है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये है आपको सांभर लेक। कहाँ पे है, ये आपको राजस्थान में है सांभर झील। वेम बांध कहाँ पे है आपको, केरला में है। कोलेरू लेक ये आपको आंध्र प्रदेश में है। डल लेक कहाँ पे है, तो ये आपको श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है। डल लेक को क्या बोलते हैं, श्रीनगर का आभूषण। पुलिकट लेक कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दो राज्यों के बीच की सीमा बनाता है। तो पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा के बीच में है। लोकटक लेक मणिपुर में है। सांभर झील राजस्थान में है। लोनार आपको महाराष्ट्र में है।
लोकटक झील को भारत की एकमात्र तैरते हुए झील की संज्ञा दी जाती है, जिसको फ्लोटिंग आइलैंड लेक बोला जाता है। लोकटक क्या हो गया आपको? फ्लोटिंग आइलैंड लेक या तैरते द्वीपों की झील बोला जाता है, जो कि कहाँ है आपको? लोकटक लेक कहाँ है आपको? तो ये भी आपको नॉर्थ ईस्ट में है। अष्टमुडी, चिल्का और पुलिकट झील कैसी है? तो ये आपको लैगून झील है। अष्टमुडी, चिल्का और पुलिकट क्या है? तो लैगून लेक है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर लेक कौन सी है? तो ये है आपको कांवर झील, जो कि कहाँ है? बिहार के बेगूसराय में है। लोनार झील कहाँ है? एमपी में है। नक्की झील गुजरात में, पुलिकट केरला में। हैदराबाद और सिकंदराबाद की जुड़वा शहरों को क्या बोला जाता है? हुसैन सागर जोड़ती है। कौन सी लेक है आपको? हुसैन सागर लेक या हुसैन सागर डैम भी है एक। सांभर झील राजस्थान में है। चिल्का उड़ीसा में है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको याद करने जैसा नहीं है, तो अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। कोडाई कनाल कहाँ है? तो ये आपको एक कृत्रिम लेक है। कोडाई कनाल क्या है? तो एक कृत्रिम लेक है। अष्टमुदी पश्चिमी तट पर है। सास्थमकोटा केरला में है। लोकटक लेक मणिपुर में है। पुलिकट लेक तमिलनाडु। लोनार लेक महाराष्ट्र। वुलर लेक जम्मू कश्मीर। साला झील अरुणाचल प्रदेश। बक्खर झील या बड़खल झील तो हरियाणा में है। लोकटक मणिपुर। कालीवेली तमिलनाडु। श्रीहरिकोटा जहाँ पर एक सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है, यहाँ पे क्या है आपको? पुलिकट झील है। ये भी याद रखिएगा कि श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो ये आपको सतीश धवन स्पेस सेंटर अवस्थित है यहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग भारत के जलप्रपात। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है। और ये कहाँ है? तो कर्नाटका में। और अगर पूछ दे इसकी ऊंचाई तो 1493 फीट है। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटका और कहाँ? कर्नाटका नहीं, कर्नाटक और आपको 1493 फीट पे है। सबसे ऊंची जलप्रपात है। नर्मदा आपको धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात कौन से नदी पे है? ये पूछ दे आपको तो नर्मदा नदी पे है। जोग जलप्रपात कहाँ है? तो कर्नाटका में है। और जोग जलप्रपात कौन सी नदी पे है? तो शरावती नदी पे। ये सब पूछे गए फैक्ट्स हैं कि कौन सी नदी पे अवस्थित है। जैसे अभी अभी हमने देखा धुआंधार जलप्रपात तो नर्मदा नदी पे है। और शरावती नदी पे कौन सा है? तो जोग है आपको। कपिल धारा नर्मदा नदी पे है। शिव समुद्रम भी आपको कावेरी नदी पे है। गोकक जलप्रपात गोकक पे है। हुंडरू जलप्रपात ये आपको स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी पे है। भारत में चित्रकूट प्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात बोला जाता है। तो भारत का जो नियाग्रा जलप्रपात है वो कौन सा है? तो चित्रकूट प्रपात है। जोग जलप्रपात श्रावती नदी पे। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे। धुआंधार नर्मदा नदी पे। एशिया का सबसे बड़ा फॉल या सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ है आपको? तो ये आपको रांची में है। कपिल धारा दुग्ध धारा भेड़ाघाट ये आपको नर्मदा नदी पे है। जो एक ऐसा भारतीय जलप्रपात है जिसमें राजा रानी और रोडर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। जो एक जलप्रपात है। ककोलत कहाँ है? तो बिहार के नवादा में है। कहाँ पे है ककोलत? बिहार के नवादा में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात मसूरी में है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में पाइकारा जलप्रपात स्थित है। सहस्त्रधारा कावेरी नदी पे। जोग जलप्रपात कर्नाटका में है। धुआंधार एमपी में है। आगे देखते हैं हम लोग हुंडरू जलप्रपात। तो ये आपको कहाँ है? झारखंड में है हुंडरू। कपिल धारा गोदावरी नदी पे है। जोग प्रपात शरावती नदी पे। और चित्रकूट जलप्रपात तो ये आपको इंद्रवती नदी पर अवस्थित है। आगे हम लोग देखने वाले हैं भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो ये है आपको दामोदर नदी पे बनाया गया था। क्या है? दामोदर नदी पे बनाया गया था। और भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तो ये आपको भाखरा नागल परियोजना। सबसे पहली अगर पूछे तो दामोदर और सबसे बड़ी बोले तो भाखड़ा नागल। पाड़ी कुंबल अलियार परियोजना केरल और तमिलनाडु। मंचकुट परियोजना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड। ये याद रखिएगा, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल और झारखंड। आगे है आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? तो मचकुंड है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा मचकुंड है। उकाई आपको गुजरात के तापी नदी पे है। उकाई गुजरात के तापी नदी पे। दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर है। पेरियार जल विद्युत परियोजना केरला में है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है। आगे है कोसी परियोजना बिहार में है। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल। हीराकुंड उड़ीसा।
ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट है। बाण सागर परियोजना यूपी, एमपी, बिहार राज्य में लाभान्वित होती है। ये आपको बाण सागर यूपी, एमपी और बिहार। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। जवाहर सागर शक्ति परियोजना राजस्थान। नागा अर्जुन सागर शक्ति परियोजना आंध्र प्रदेश। गांधी सागर एमपी। लोकटक मणिपुर। रिहंद बांध परियोजना से यूपी और बिहार, रिहंद बांध यूपी और बिहार। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। भाखरा नागल परियोजना सतलज नदी पे है। क्योंकि अभी अभी हमने देखा है नदियों को बहुत ही अच्छे से, तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि नागार्जुन सागर कौन से स्टेट में होगा, जवाहर कौन से स्टेट में होगा, तो वहाँ से आप लोग उसको कवर कर सकते हैं। इसलिए हर एक पॉइंट पे मार्क करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को देखेंगे। सरदार सरोवर परियोजना राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। दामोदर नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड। पाड़ीकुल्लम अलियार तमिलनाडु और केरला। जायकवाड़ी गोदावरी। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग प्रपात पे है, महात्मा गांधी जल विद्युत जोग प्रपात पे है। बगलिहार जल विद्युत चेनाब नदी पे। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, तो यह आपको कहाँ, महाराष्ट्र में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाथपा झकड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश। नाथपा झकड़ी सतलज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश। भाखरा नागल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान संयुक्त परियोजना है। गिरना महाराष्ट्र में। आगे है शारदा बांध परियोजना, टनकपुर बांध परियोजना, पंचेश्वर परियोजना, ये आपको कहाँ है, तो भारत और नेपाल के सहयोग से है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको। माही ब्याज गुजरात और राजस्थान। चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। हीराकुंड परियोजना महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। हीराकुंड कहाँ है आपको, तो ओडिशा में है। कर्नाटका में तुंगभद्रा परियोजना है। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पे है, कौन सी नदी पे है, घाट प्रभा। काकरापाड़ परियोजना, तो ये आपको ताप्ती नदी पे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पे है। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स भागीरथी नदी पे है। ओंकारेश्वर या ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पे है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत। दुलसती पावर स्टेशन, तो ये आपको चेनाब नदी पे है। गंडक परियोजना बिहार और यूपी में है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है। लुहड़ी आपको सतलज नदी पे। काटेश्वर आपको भागीरथी नदी पे। आगे देखते हैं हम लोग भारत पाक बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पे है। बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पे है। चेनाब तथा सिंधु नदियों पर बगलिहार, दुलसती और सलाल परियोजना है। इसको कैसे याद रखते हैं, तो साला दुल्हा भाग, ऐसे याद रखिएगा। क्या है आपको, साला दुल्हा भाग, तो ये आपको हो जाएगा चेनाब और सिंधु पे जो बनी है विद्युत जल परियोजनाएं हैं। जवाहर सागर चंबल नदी पे है। आगे देखते हैं हम लोग भारत की जलवायु को, कि भारत की जलवायु कैसी है। भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पवनों की दिशा में परिवर्तन है। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान किसने किया था, अल मसूदी ने किया था। किसने, अल मसूदी ने। भारतीय मानसून को गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करती है। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो गल्फ स्ट्रीम है वो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है या नहीं, तो नहीं करती है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला ठंडा है, क्योंकि यह उच्च तुंगता पर स्थित है। अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बाद भी शिमला क्यों ठंडा है, तो ये आपको उच्च तंगता पर स्थित है। उत्तर पूर्वी मानसून अक्टूबर और नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट पर, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक, दक्षिण पूर्व केरल में मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार है। कौन सा है ये आपको, उत्तर पूर्वी मानसून है। दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम केरला में प्रवेश करता है। कहाँ पे, केरला में। देश के पंजाब राज्य में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है। पंजाब जो राज्य है उसके में वहाँ पे आपको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं में वर्षा होती है। असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्य में मानसून पूर्व आने वाली तंत्रित झंझराए, जिसको नॉर्थ वेस्टर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मानसून को क्या बोला जाता है, तो नॉर्थ वेस्टर्स बोला जाता है। मानसीराम को विश्व का सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे आर्द्र स्थान के रूप में मासिनराम। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है।
भारत में सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान कौन सा है, या सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, तो यह आपको मासिन राम है। क्या है? मासिन राम है। भारत के सबसे अधिक सबसे कम वर्षा करने वाले दो राज्य कौन से हैं, तो सबसे अधिक होता है आपको मेघालय में और सबसे कम राजस्थान में। मासिन राम और चेरापूंजी में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वो कीप की आकृति हैं। क्या है? कीप की आकृति की है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण समुद्र से अधिक दूरी है। भारत के राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण है। भारत के लेह स्थान में न्यूनतम वर्षा होती है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु अधिक ताप और अधिक वर्षा पड़ता। अगर कर्क रेखा की जगह पे विषुवत रेखा होती तो क्या होता? अधिक ताप और अधिक वर्षा होता। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं। क्यों? क्योंकि देश की जो जलवायु है उसका निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। पुणे में मुंबई में कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण ये है कि जो ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं, उत्तरी ठंडी हवाओं से होकर इसकी रक्षा करती है। भारत में वर्षा का औसतन वर्षा क्या है, तो ये आपको 118 सेंटीमीटर वर्षा, औसतन वर्षा तो 118 सेंटीमीटर। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है बारिश। आम्र वर्षा, ये आपको बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ना कि मैंगो सावर क्या है, तो मैंगो सावर कहाँ कहाँ पे? बिहार और बंगाल में जो मार्च और अप्रैल के टाइम में बारिश होती है उसको क्या बोलते हैं, तो मैंगो सावर बोलते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ से होता है आपको? कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। भारत उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान में एवं निम्न दाब महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रभावित होते हैं। आगे है, कर्नाटका में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान तनरित झंझाओं के कारण होने वाली चेरी ब्लॉसम से याद रखिएगा। कर्नाटका में जो ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से मध्य जून के बीच में होती है उसको क्या बोलते हैं? चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जोड़े होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं? तो काल बैसाखी बोलते हैं। यही सब आपको पूछा जाता है कि चेरी ब्लॉसम क्या है, काल बैसाखी क्या है और यहाँ पे मैंगो शावर क्या है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में होने के कारण पहाड़ियों की कीपाकार आकृति होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत के कुल 75% वर्षा मिलती है। चेन्नई में जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। जाड़ों में जो बारिश होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, इसलिए रहती है। मॉनसून निर्वर्तन के कारण वर्षा अधिक चेन्नई में होती है। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय अवस्थिति के कारण होती है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कोरोमंडल तट में बारिश होती है। आगे देखते हैं हम लोग, अक्टूबर हीट या अक्टूबर गर्मी का प्रमुख कारण क्या है, तो उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान है। भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में भी बारिश होती है। पश्चिमी समुद्री तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून होती है। तमिलनाडु राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति ये आपको अरब भाषा से हुई है। मानसून शब्द आपको कहाँ से निकला है, तो अरब भाषा से। भारत का सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है, तो ये है आपको तमिलनाडु। सबसे सूखा स्थान कौन सा है, तो लेह है आपको। भारत के लेह स्थान में शीतकाल के दौरान उच्चतम वायुमंडलीय दाब अनुभव किया जाता है। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से मानसून की वापसी सितंबर की शुरुआत में हो जाती है। भारत में मानसून की अवधि लगभग 100 से 120 दिन के लिए होती है। भारत में उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को क्या बोलते हैं, तो लू बोलते हैं। भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम पवन से होती है। भारत में कोरोमंडल तट में उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है। पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाली भूमध्य सागर में उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण
कटिबंधीय चक्रवातों से रबी की फसलों को लाभ होता है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केरल में आम बौछार या आम्र बौछार सामान्य है। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों को क्या बोलते हैं? तो लू बोलते हैं। भारत के वन तथा अन्य सभी मूल तत्व, भारत के वन एवं अन्य सभी मूल तत्व, भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए 13% या 33% भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई। कितने परसेंट? तो 33%। केंद्र सरकार छड़ा नई वन नीति घोषणा कब की गई है? तो 1988 में की गई है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, तो ये है आपको नागपुर में। अगर बोले सर्वेक्षण विभाग या वन अनुसंधान संस्थान देहरादून और पर्यावरण शोध संस्थान तो नागपुर में है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव वन महोत्सव के नाम पे किसके जन्मदाता है ये? तो KM मुंशी है इसके जन्मदाता वन महोत्सव के। भारत में वनों की ताजा स्थिति के रिपोर्ट में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून जारी करता है। और आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हो गए हैं और बहुत सारे फैक्ट्स को रिकॉल करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप हो जाता है। वैसे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हिसाब से पढ़े ताकि दिमाग में रहे और एग्ज़ाम्स में बने, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के लिए वेट करिएगा और आप लोग बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।